सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आए, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो विषय है देश के सामने वो बहुत गंभीर है और बहुत अफसोस की बात यह है कि ये पूरा सरकार आज सिर्फ हेडलाइंस को कैसे नियंत्रित करे उस पे ज्यादा जोर दे रही है। सरकार भाषणों पे ज्यादा निर्भर है। पूरा सरकार चाहता है कि पूरा देश उनके भाषणों, उनके इवेंट मैनेजमेंट, उनके हेडलाइंस पे ध्यान दे और वास्तविक जो स्थिति है उस पे उनका ध्यान न जाए। आई वांट टू गिव द एग्जांपल ऑफ मणिपुर। मणिपुर सभापति महोदय 2000 आज से लगभग 21 महीने पहले जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, उस नो कॉन्फिडेंस के मोशन में आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि शांति मणिपुर में निकट है, बहुत जल्द ही शांति आने वाली है। यह आज से 21 महीने की पहले की बात है। लेकिन आज हमने फरवरी 13, 2025 को क्या देखा कि आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हो। सर, ये हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद 2023 के नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव में स्वयं कहा कि शांति निकट है, मणिपुर में शांति आने ही वाली है, तो पहले प्रधानमंत्री हमको बताए कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ। प्रधानमंत्री हमको बताए कि वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर क्यों नहीं गए, का बजट मणिपुर के विधानसभा में क्यों चर्चा नहीं हो रहा। और आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? आज वहां पे हमको पता है कि स्टेट असेंबली डिसॉल्व हुआ है या स्टेट असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में है। हम तो चाहते हैं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा में भाग ले और हमें बताए कि विधानसभा की स्थिति क्या है। गृह मंत्री को आज मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन हुआ है उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और मैं आदरणीय गृह मंत्री से आवेदन करता हूं कि आज जो मणिपुर में उनकी जो विफलता हुई है उसके संदर्भ में अपना राजधर्म पालन करें, अपना राजधर्म पालन। आज से 2 साल पहले, अभी वित्त मंत्री, आज से 2 साल, मैं आपको देख के वो बोल रहा हूँ, आज से 2 साल पहले बताओ वो विषय है जब बताना उनको। आज से 2 साल पहले जब मणिपुर में अशांति का वातावरण हुआ था तो गृह मंत्री वहां जाके बोले कि मैं जल्द वापस आऊंगा, मैं जल्द वापस आऊंगा। उन्होंने कहा था, आप रिकॉर्ड पूछ लीजिए। 2 साल हो गए, गृह मंत्री भी नहीं गए वहां पर। सर, इसीलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेवारी ले, प्रधानमंत्री वहां पे जाए। के दम पर उत्तर पूर्वांचल में शांति नहीं आएगी सर। बंदूक के दम पर, पुलिस पेट्रोलिंग के दम पर मणिपुर में शांति नहीं आएगी। अगर वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को बोलने दो। वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को सुनने का धैर्य आपके पास होना चाहिए। उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं क्या हैं, उनके मन में भय क्या है, उनके मन में डर क्या है, उसकी सुनने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। और एक संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मामला है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। आपने जिस कानून का उल्लेख किया वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे के संदर्भ में है, लेकिन आपने अनुमति दी है कि मणिपुर के बजट को भी क्लब कर दिया है। तो इसीलिए मैंने मणिपुर के बजट में क्यों यहाँ पे आया है वो संदर्भ में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पर एक बात यह है अध्यक्ष महोदय, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आज तय करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय आप है या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे। कहना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वांचल एक संवेदनशील क्षेत्र है, भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, लोगों की संवेदनाएं वहां पे हैं। आपने पिछले 2.5 साल से बंदूक के दम पर शांति लाने की कोशिश की है, आप विफल रहे हैं। ये बंदूक के दम पर शांति लाना, ये व्यवस्था बंद करिए, मणिपुर के लोगों के साथ बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में जाएं,
लोगों की क्या मन में क्या भय है उसको सुने। एक राजनीतिक रूप से ही मणिपुर में शांति आ सकता है। हम सकारात्मक रूप से यहाँ पे आप सुझाव दे रहे हैं। कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो जाते हैं। अब हाल ही में हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें जब हम वर्तमान प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं तो बार बार पूर्व प्रधानमंत्री पे ये लोग अपमानजनक शब्द क्यों करते हैं और उनके बातें रिकॉर्ड पे क्यों आते हैं, इसका भी आप बाद में सोचिए सर। हम सभी प्रधानमंत्री वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान करते हैं, लेकिन जब भी ट्रेजरी बेंच से अपमानजनक शब्दों का व्यवहार होता है बार बार रिकॉर्ड पे आता है सर, और हमारे तो रिकॉर्ड में रहेगा पता नहीं सर, कल पता चला। अध्यक्ष महोदय, मैं बात इसलिए उठाया हूं क्योंकि आज हमारे देश के सामने हम प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ्स को लेके जो चर्चा हो चुका है उसमें भारत ने कबूल कर दिया है कि टैरिफ घटेगा। ये टैरिफ कहाँ आ गया बीच में इस बिल में? सर टैरिफ क्यों आया मैं बताता हूं। मैं टैरिफ क्यों आता, अध्यक्ष महोदय मैं आपको आपका प्रश्न में को उत्तर देता हूं। ये टैरिफ इसलिए आता है क्योंकि ये टैरिफ हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे जेम्स और ज्वेलरी के साथ जुड़ा है, ये टैरिफ हमारे स्टील नट्स के साथ जुड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये टैरिफ हमारे किसानों के साथ जुड़ा है। हमारे किसानों को बचाना है सर, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने कौन से सब्जेक्ट्स पर अब टैरिफ घटाने की बात उन्होंने अमेरिका को सूचित किया। सर हमें किसानों की बात करनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो काम करते हैं वो बात करनी है, टेक्सटाइल्स के सेक्टर में जिन लोगों की रोजगार मिलती है उसकी बात करनी है। तो सर उसके हित में हम बोल रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में टैरिफ घटा है, ये बात हमें प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं, क्योंकि बहुत से मामलों पर वो व्यक्तिगत रूप से करते हैं निगोशिएट। राफेल के मामलों में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने निगोशिएट किया, तो इसमें भी हम जानना चाहते हैं कि कौन से विषयों पर भारत टैरिफ घटाएगा। और ये भी हम जानना चाहते हैं क्या भारत ने सोचा है कि हम अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे। बात आती है जीएसटी की, जीएसटी बोल सकते हैं ना सर। अभी वित्त मंत्री ने दोबारा कहा कि मैम प्लीज हैव द पेशेंस मैम, you can say all of this in your reply, ma'am. Please on all of, ma'am, you hear your speakers also. You hear when your speakers come, you tell them also the same thing. Please tell them the same thing. Please tell them the same thing. Now, I'm telling, if I'm saying anything which is not related to finance economy, you tell. सारे सेसेस है, मल्टीपल टैक्स स्लैब्स है। आज तो सर आप हैरान होंगे ये जानने पर, आज मंदिर पर भी जीएसटी है। जो सरकार धर्म को लेके आज वो लोग बीच में जाती है देश के बीच में, आज उन्होंने कुछ वर्षों से पहले मंदिरों पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स पे आते हैं। और एक स्कूल पेंसिल पे भी, एक स्टेशनरी पे भी, यूनिफॉर्म पर भी इनका जीएसटी है। और जीएसटी मैडम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी हैज बिकम द न्यू टूल फॉर ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन एंड इवेजन। GST rate has become the new architecture for harassment, and evasion has also become easy. Evasion has increased from 2023. In 2023, evasion of GST has doubled to 2 lakh crores. इन्होंने एक और harassment का टूल निकाल रहे हैं, वो है इनकम टैक्स बिल में, जो फिलहाल कमिटी में है। लेकिन इनकम टैक्स बिल में एक प्रावधान है कि आज एक इनकम टैक्स का ऑफिसर आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर में पूरा वो चीजें देख सकता है, पूरा सोशल मीडिया आपको देख सकता है। इतना ताकत जो हमारे सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में नहीं है, इतना ताकत जो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में नहीं है, उतना ताकत आज ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स को देना चाहते हैं। और इनका क्या मंशा है हमको सब पता है। मैन्युफैक्चरिंग का वास्तविक स्थिति क्या है कि देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन द वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी। इन 2010 मैन्युफैक्चरिंग वाज 17% ऑफ द जीडीपी, टुडे इट हैज ड्रॉप टू 12.9%। ये है वास्तविक स्थिति। इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मैनेज करने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग आज घटा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी।
प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आज घटा है। आज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कहां पे होना चाहिए सर? उन क्षेत्रों में, उन सेक्टरों में जहां पे हमारे लोगों को मजदूरी मिलती है, रोजगार मिलता है। वो सेक्टर्स क्या हैं? वो सेक्टर्स है एपरल, लेदर, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स, वुड, पेपर। बट यहां पे जिस प्रकार से सहायता होनी चाहिए नहीं मिल रही, यहां पे जिस प्रकार से ग्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रोथ होना चाहिए नहीं हो रहा है। वास्तविक में क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े कंपनी आते हैं, उनको जहां जहां निवेश करना होता है, उनको जहां जहां अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है, उन जगह में पीएलआई स्कीम्स और विभिन्न प्रकार के सरकारी की तरफ से उनको समर्थन मिलता है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत ही कमजोर है। इसीलिए हो क्या रहा है सर? पलायन हो रहा है देश में। आप देख रहे हैं सर, बहुत मुझे भी दुख होता है, पलायन हो रहा है और हर वर्ग में पलायन हो रहा है। कम पैसों में उनकी शिक्षा मिले, आज वो चीन जा रहे हैं, आज वो यूक्रेन जा रहे हैं। ये पलायन है। आज हमारा जवान सर, जवान वो अग्निवीर में नहीं, वो रशिया यूक्रेन में जाके वहां के युद्ध में वो भाग ले रहा है ताकि उसको थोड़ा पगार मिले, ताकि अपने वो घर में थोड़ा पैसे भेज पाए। आज हमारा सर, आज हमारा जो मध्यम, आज जो हमारे शिक्षा के लिए सर, आप कभी पूछे सरकार के बड़े बड़े जो अफसर भी हैं, उनके बेटे बेटियां भी आज उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि आज मजदूर जिसको सपना दिखाया था कि आपको हर साल 2 करोड़ की नौकरी मिलेगी, वो अपना जमीन बेचकर आज वो अमेरिका जाता है। अमेरिका सरकार उसको पकड़ती है और बेड़ियों में, हाथ और पैर को बेड़ियों में पकड़कर आज उसको वापस आना पड़ता है, बेड़ियों में। आज हम कुछ करने के बाद भी आज प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी भाग रहे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स में भी पलायन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो भी पलायन, मजदूर पलायन, किसान भी आज पंजाब का किसान आज कनाडा में जाके खेती कर रहा है, लेबर जाके मिडिल ईस्ट में है, छात्र जाके यूक्रेन और चाइना में है। अनुदान की घट क्यों रहा है? सरकार ने कितना कुछ दिया प्राइवेट कंपनियों को, उनका लोन माफ कर दिया, उनका कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया, लैंड उनको दे रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट समिट दे रहे हैं। उसके बावजूद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट क्यों रहा है? रोजगार बढ़ क्यों नहीं रहा है? उसका कारण एक ही है कि वीक कंजम्पशन, वीक डिमांड। जब पेट पे लात पड़ती है, जब हर चीज पे जीएसटी लगती है, जब महंगाई पूरे महीने के बजट को खा जाती है, तो ये ग्राहक, आम आदमी क्या खरीदेगा? बाजार से क्या खरीदेगा? और ये खरीद जो नहीं हो रही, उसके कारण आज निवेश। सवाल बस इतना है, कहां गया मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया क्या काम कर रहा है? मेक इन इंडिया से आपने मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़ा पाए हैं, ना मेक इन इंडिया से आप इनफॉर्मल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा पाए हैं, ना मेक इन इंडिया से आपने लोगों को और रोजगार देने की बात की है। तो सर गौरव जी, कुछ अनुदानों की मांगों पर बोल दो। अध्यक्ष महोदय, ये जो नया जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आया है, इस पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात की। पूरे हर देश में सरकारी कर्मचारी कह रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, हमको पुराना पेंशन स्कीम लाइए। उनकी मांग आज हम सदन के अंदर रख रहे हैं। आज डिफेंस पेंशन, आज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात करें, डिफेंस पेंशन का उल्लेख किया गया है, लेकिन डिफेंस पेंशन भी, आज डिफेंस का व्यक्ति भी ये कह रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो मात्र 25% है। डिफेंस का टोटल बजट जो आज है अराउंड $79 बिलियन है, जबकि चीन जैसा एक जो देश है, तुलना के तौर पे कह रहा हूं, लगभग $256 बिलियन उनका इन्वेस्टमेंट है। हर दुनिया के हर कोने में विभिन्न देश अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं, यूके में बढ़ा रहे हैं, जर्मनी में बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में मात्र 4% रहा है डिफेंस बजट। तो इसीलिए ये अग्निवीर और डिफेंस के पेंशन बजट को, ये जो अकाउंटिंग जो करना चाहते हैं, इसको आप परे रखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज मत बनाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के नजर से मत देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से देखिए। तो सर, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, आपने बहुत हमें समय दिया है। आपने ये भी देखा कि बहुत से समय सत्ता पक्ष के लोगों ने भी लिया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे साथ नाइंसाफी ना हो, हमारे पार्टी को पर्याप्त हमें समय मिले। हम बार बार दोबारा उसी चीज में आऊंगा, क्योंकि मणिपुर का बजट आज क्लब हुआ है। गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए। धन्यवाद।